अतीत माध्यमिक शिक्षा परिषद हैंड राइटिंग नोट्स। मनोविज्ञान का अर्थ। तो यूपीटेट करीब परीक्षा साल पर है। इसको देखते हुए हम इस पेडागॉजी फिजियोलॉजी मनोविज्ञान को हम दे रहे हैं। आप लोग इसे देखें तथा कमेंट करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि हम लेटेस्ट वीडियो आप छात्रगण को जब भी प्रेषित करें तो आप तक सरलतम से पहुंच सके। तो आइए हम चलते हैं, मनोविज्ञान का अर्थ समझते हैं। ये देखें, बहुत काट छांट कर इस एग्जाम ने उत्तीर्ण होने के लिए 100% तैयार किया हुआ मनोविज्ञान नोट्स है। तो आइए हम इसको देखें और चलते हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा साइक्स और लोगस से हुई है। साइकस का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन से। ठीक, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा से साइकिस और लोगस से हुई है। साइकस का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन से। इसलिए मनोविज्ञान का अर्थ आत्मा का अध्ययन है। अमेरिकी वैज्ञानिक विद्वान विलियम जेम्स ने 1822 और 1910 को मनोविज्ञान का जनक माना। निम्न वैज्ञानिकों के अनुसार हम एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको आप याद रखें। देखें, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्न मनोवैज्ञानिक के अनुसार वाटसन वैज्ञानिक ने मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चय ज्ञान दिया है। निश्चय ये ज्ञान दिया। और इसी के साथ वुडवर्थ ने मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन वर्णन किया। जो वुडवर्थ वैज्ञानिक है वह वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन किया। स्किनर ही वैज्ञानिक मनोविज्ञान का जो व्यवहार और अनुभव का अध्ययन को प्रसारित किया। और क्रो मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन कराया। मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। मैकडूल मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विज्ञान है, जिसमें मैकडूल ने दिया। उपरोक्त सभी मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना जाता है। ये कब से माना जाता है? 19वीं सदी में। 19वीं शताब्दी से लेकर 20वीं से लेकर 21वीं के बीच जो है व्यवहार मनोविज्ञान माना गया है। मैं शिवम को बुलाऊं, मैं मैकडूगल है, सी स्किनर है, वह वाटसन है, म पन है, को क्रोको से है और बुलाओ से वुडवर्थ ने। देखिए कितना जो लाजमी शब्द बनाया गया है कि मैं शिवम को बुलाऊं। मैं शिवम को बुलाऊं का अर्थ है मैकडूगल, स्किनर, व वाटसन, मन, को क्रोको, बुलाऊं वुडवर्थ। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान भी माना जाता है, जिसमें यूनानी आत्मा से पढ़ें, यूनानी आत्मा से पढ़ें, जिसमें यूनानी से सभी यूनानी दार्शनिक हैं। आत्मा से आत्मा का विज्ञान माना गया। अ से अरस्तुत है और अ से अरिस्टोल है और पढ़े से प्लेटो है। प से प्लेटो है, ढ से डेकार्क है। ठीक, यह भी देखिए कितना लाजवाब जो है दिया गया है। तीसरा ट्रिक दिया गया है मनोविज्ञान की चेतना का विज्ञान मानने वाले।
चेतना को विलियम से सजवाई, चेतना को विलियम से सजवाई का अर्थ क्या हुआ कि विलियम से विलियम बोन्ड हुआ, स से सल्ली हुआ, ज से जेम्स विलियम हुआ, वाई से वाइल्स हुआ। ये जो तीसरा ट्रिक जो है दिया गया। इसके बाद मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले को मस्तिष्क का BPL माने बी से वर्कला इटली का दार्शनिक, पी से पंपोनाजी और ल से लाक माना गया। ठीक है ना। 5 ट्रिक ये है बाल मनोविज्ञान में दिया गया। इस तरह से कमेंट करके बात कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान विकास के विभिन्न आयाम, बाल विकास की दृष्टि से निम्न आयाम होते हैं। देखें भाई, टीचर सभी लोग बनते हैं, लेकिन टीचर के गुण सभी में उपलब्ध नहीं होते। बहुत से प्राइमरी के टीचर, जूनियर के टीचर, इंटर कॉलेज के टीचर, डिग्री कॉलेज के टीचर, प्रवक्ता, प्रोफेसर सारे लोग होते हैं, लेकिन सबके अंदर यह गुण, पढ़ाने की शैली, पढ़ाने का गुण, पढ़ाने का तौर तरीका नहीं हो पाता है। केवल नाम पर होते हैं, पैसे पर होते हैं, लेकिन काम के नहीं होते हैं। लेकिन ये देख लीजिए कि छात्रों के बीच वही कहा जाता है, कहावत है कि चाम प्यारा नहीं होता है, काम प्यारा सबको होता है। ये कहावत खरी है, वास्तविक है कि टीचर सभी लोग आते हैं क्लास में पढ़ाने के लिए, लेकिन टीचर कौन अच्छा होता है कक्षे में? टीचर कक्षे में वही होता है जो आनंददायक से पूर्ण हो, कौतूहल हो, सदाचारता हो, ईमानदारता हो, ठीक, आदि गुण प्रभावित हो, वही टीचर जो अच्छे होते हैं। और बच्चे उन्हीं टीचरों को अधिक से अधिक समय उनके साथ बिताने के लिए उत्सुक होते हैं और अन्य के साथ उत्सुक नहीं होते हैं। ठीक, ऐसी प्रक्रियाएं देखने से सत्यापित भी होता और प्रभावित भी होता है। पता चलता है एक विद्यालय में 15 टीचर है, जिसमें 3 टीचर 4 टीचर बहुत अच्छे प्रिय बच्चों में लगते हैं और बच्चे भी उन्हें पसंद करते हैं, वे बच्चों को भी पसंद करते हैं। आखिर क्यों? पढ़कर तो सभी आए हैं, ज्ञान के तो सभी के पास है, परंतु कुछ ऐसे गुण, कुछ ऐसे व्यवहार, कुछ ऐसी शैलियां उनके अंदर निहित होती है। उनके अंदर आदर, सम्मान, प्यार तथा कौतूहल, रोमांचिक सारी कला जो है उनके अंदर निहित होती है, इसलिए बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। उसी तरह से पढ़ने की दृष्टि से देखा जाए तो सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन सबके अंदर गुण, सबके अंदर भावनाएं नहीं जागृत होती। ऐसे में सबसे बड़ा शिक्षा का विकास जो है एक योग्य शिक्षक को ही माना जाता है। यदि योग्य शिक्षक है तो हंसते हंसते रोमांचिक ढंग से संपूर्ण विषय का अध्ययन सारे बच्चों को करा देगा, रटा देगा, और वह वर्षों वर्षों छात्र के दिमाग में याददाश्त बन के रह जाता है। और कॉलेज और विद्यालय छोड़ने के बाद उस टीचर की याददाश्त, उस टीचर द्वारा पढ़ाए गए सिलेबस आदि वर्षों वर्षों छात्रों के मन में बना रहता है, और वह सोच आती है कि वह काल कैसा था, वह समय कैसा था, वह दिन कैसा था कि जो हम वर्षों वर्षों याद करते हैं कि फला टीचर थे, फला अध्यापक थे, फला विषय पढ़ाते थे, बहुत प्रिय थे। ठीक है, उनकी अवहेलना कम, उनकी आलोचना कम ही कम है। ऐसे जो है यह गुण समस्त टीचर में नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहा गया है ये पढ़ने का गुण, पढ़ाने का गुण, रोमांचकता, सजगता सबके अंदर नहीं निहित होती है। टीचर सभी लोग बनते हैं, आयोग से सभी लोग आते हैं, पैसे सभी कमाते हैं, पैसे के लिए सारे लोग भागते हैं, लेकिन जो वह गुण है, जो वह आदर्श है, वह आदर्श
सभी टीचरों में नहीं होता है। तो मैं ये कहता हूं कि ऑल सरकारी जितने टीचर हैं सभी लोग 1 लाख से ऊपर पेमेंट कमाते हैं, लेकिन उनके अंदर बच्चों के प्रति गुण, बच्चों के आदर्श, बच्चों का प्यार और अपना कलात्मक ढंग उनके अंदर वो नहीं है। ज्ञानी तो हैं लेकिन कलात्मक ढंग पढ़ाने का नहीं है। सब्जेक्ट देखिए कोई भी हो, सब सब्जेक्ट कठिन होता है कक्षा में, परंतु यदि उस सब्जेक्ट का टीचर बहुमुखी हो, संवेदनशील हो, आदर्श हो, ईमानदार हो, लगनशील हो तथा उनके कौतूहल हो, उनके पढ़ाने की शैलियां अच्छी हो, तो ये सारे गुण यदि उसमें निहित है तो वह टीचर बच्चों के प्रति भी अत्यधिक प्यारा होगा और अपने कोर्स को बच्चों के साथ घुल मिलकर ऐसा बताएगा, ऐसा पढ़ाएगा कि सारे बच्चे उस क्वेश्चन को हल कर देंगे। ठीक है, ये सारी जो है खूबियां देखने को आती हैं। तो आइए हम सब्जेक्ट पर चलते हैं। विकास के विभिन्न आयाम। बाल विकास की दृष्टि से निम्न आयाम होते हैं। पहला है शारीरिक विकास। इनके अंतर्गत बालक के शरीर के बाहरी व आंतरिक अवयवों का देखा जाए तो विकास शामिल है। शारीरिक वृद्धि और विकास के बारे में शिक्षक का पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों की रुचियां, इच्छाएं, दृष्टिकोण, उनका पूर्ण व्यवहार शारीरिक वृद्धि एवं विकास पर ही निर्भर करता है। शरीर विकास के अंतर्गत बच्चा छोटा होता है, विकास की तरफ बढ़ता है, उसकी रुचियां, उसकी इच्छाएं, उनकी दृष्टिकोण, उनका व्यवहार एक अच्छे शिक्षक के आदर्श में आने पर उनके गुण अच्छे प्रकट होते हैं। यदि यह गुण वही प्रकट हो सकते हैं जब एक अच्छा टीचर होगा, एक कुशल शिक्षक होगा और उसी कुशल शिक्षक के नाते सारे सिलेबस जो है अच्छे टीचरों के आदर्श के रूप में पढ़ाएगा, चाहे कितना ही कठिन हो सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, राजनीति, इतिहास, भूगोल, सारे विषय सब हम तुच्छ मानते हैं यदि योग्य टीचर होगा, क्योंकि उनकी रोचकता। बालक का विकास जिस वक्त होता है शरीर की इच्छाएं और दृष्टिकोण उसका व्यवहार पर निर्भर होती है और उसी निर्भर से उनकी मानसिकताएं उसी की तरफ झुकाव लेती हैं। ऐसे में कौतूहल होना चाहिए शिक्षक। मानसिक विकास। संवेगात्मक विकास से तात्पर्य बालक की उन सभी मानसिक योग्यताओं में विकास से है जिसमें वह अपने बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार का समायोजन करता है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, समस्या समाधान करना इत्यादि की योग्यताएं संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती हैं। इसी तरह से मानसिक विकास में कहा गया कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, समस्या समाधान करना इत्यादि की योग्यताएं संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप विकसित होती हैं जब बालक छोटा होता है। उनके संवेगात्मक के अंतर्गत कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, समस्या समाधान करना इत्यादि की योग्यताएं एक स्वच्छ बालक के अंदर निहित होता है। भाषाई विकास में देखा गया भाषा भी एक संज्ञानात्मक विकास ही है। भाषा का तात्पर्य वह सांकेतिक साधन जिसके माध्यम से बालक अपने विचार और भाव का संप्रेषण करता है। भाषाई योग्यता एक कौशल है, इसे अर्जित किया जाता है। जन्म से लेकर 0 माह तक बच्चे को किसी शब्द की जानकारी नहीं होती है। 9 से 12 वर्ष के बीच बच्चे का मानक रखा गया है जो 3000 से 4000 शब्दों के भीतर 1.5 वर्ष के भीतर अर्जित कर लेता है। तब 10 से 12 वर्ष के बीच 2 वर्ष की आयु तक बच्चे 200 से अधिक शब्दों का ज्ञान का भंडार अर्जित हो जाता है। 3 वर्ष के भीतर लगभग 1000 शब्द से लैस हो जाता है और 6 वर्ष की आयु तक लगभग 10,000 शब्द
1 लाख शब्द समझने लगता है। भाषा से जुड़ी ये समस्याएं अस्पष्ट व गलत उच्चारण, तुतलाना, हलकनाना इत्यादि ये भाषा की समस्याएं आती हैं, परंतु इसके पहले ये जो मानक दिया गया है उस मानक से बच्चा लैस होकर तैयार हो जाता है। उतने शब्द उनके पास वृद्धि के विकास होते होते अर्जित हो जाता है। सामाजिक विकास में देखा गया, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बच्चों में सामाजिक भावनाओं का विकास जन्म के बाद ही शुरू होता है। सामाजिक वृद्धि और विकास का अर्थ अपने साथ एवं दूसरों के साथ भली भांति संयोजित करने की योग्यता से है। सामयिक विकास, संवेग को भाव भी कहा जाता है। संवेग व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करता है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, निषाद आदि संवेग के उदाहरण हैं। संवेगात्मक विकास मानव वृद्धि एवं विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है। व्यक्ति का संवेगात्मक व्यवहार उसके शारीरिक वृद्धि एवं विकास को ही नहीं बल्कि सामाजिक, वैयक्तिक, बौद्धिक, नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। संवेगात्मक विकास के कई पहलुओं को ध्यान में रखकर ही बालक का सर्वांगीण विकास होता है। इस तरह से हम वर्णन कर रहे हैं मनोविज्ञान में पुनर्बलन का सिद्धांत, हल का सिद्धांत। यह जो है प्रतिपादक सीएल हल ने दिया था। निवासी यूएसए के रहने वाले बिल्ली चूहों थार्नाइक पद्धति पर आधारित यह सिद्धांत आवश्यकताओं पर बल देता है। इनका उपनाम प्रबल का सिद्धांत, सरलीकरण का सिद्धांत, चालक निम्नीकरण का सिद्धांत, क्रमबद्ध अधिगम का सिद्धांत, सतत अधिगम का विकास का सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, अंतरी योग्यता का सिद्धांत। सीएल के यह सिद्धांत थार्नाइक व पावल पद्धति पर दिया। यह सिद्धांत आवश्यकता पर बल देता है। हल के अनुसार सीखना आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रक्रिया द्वारा होता है। हल के इस सिद्धांत में बताया कि कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिसमें उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और आवश्यकताओं के पीछे व्यक्ति भागता है और भागते भागते उस गुणों को पहचानता है और सीखता है और अनुभव भी करता है। जिस तरह से स्किनर ने इस सिद्धांत को अधिगम का सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत बताया। पुनर्बलन के सिद्धांत पर आधारित जैसे चूहे है, रोटी को टांग दिया गया ऊपर एक पिंजड़े में, चूहे नीचे है और उस रोटी को पाने के लिए उस जाली में चारों तरफ कूद रहा है और रोटी पाने की चेष्टा कर रहा है। लास्ट में वो पा जाता है और यह प्रक्रिया बार बार रोटी डाली जाती है। एक बार में पहुंच जाता है प्रयास करके और दूसरी बार तुरंत पहुंच जाता, चूंकि एक बार तो सफल कार्य किया था, उसे याददाश्त बनी है और उसी विधि से उस रोटी को पा लेता है। तो इस तरह से दूसरा वैज्ञानिक पुनर्बलन पर ही बिल्ली का वर्णन दिया। रोटी के पीछे यानी पिंजरे में बिल्ली को कैद कर दिया और पिंजर से बाहर जो है मांस के गुटके को रख दिया। वैज्ञानिक ने यह सोचा इस पिंजरे को कैसे ये खाएगी। पिंजरे में बिल्ली है और पिंजरे से बाहर रोटी है, जबकि सिटकिनी उसकी बंद है। बिल्ली उस मांस के टुकड़े को पाने के लिए अकथक प्रयास करती है, लेकिन कभी उस पांव उस स्थान पर नहीं धरी जिससे वह दरवाजा सिपटनी खुल जाती है। लेकिन एक बार अचानक उस सिपटनी पर हाथ रखती है और दरवाजा खुल जाता है और जाकर बिल्ली जो है चुंग लेती है मांस के टुकड़े को और खाकर पुनः उसी पिंजड़े में आ जाती है। इस तरह से पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने यह सत्यापन किया। शैक्षिक महत्व में बालकों को प्रेरित किया जाता है। उद्देश्य व लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। हमों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जाना चाहिए। यह सिद्धांत सीखने की प्रेरणा पर बल देता है। मोस्ट अक्टूबर कैलाश सर, मोबाइल नंबर इतना पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थार्नाइक
थर्नाइक के सीखने के नियम। प्रतिपादक थर्नाइक निवासी यूएसए। प्रयोग बिल्ली पर किया इन्होंने, भूखी बिल्ली पर। उद्दीपक मांस मछली का टुकड़ा था। उपनाम है सिद्धांत का, थर्नाइक ने दिया था। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रश्न एवं भूल का सिद्धांत, आवृत्ति का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यस आर बॉन्ड का सिद्धांत, संवादवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत जो है थर्नाइक के हैं और थर्नाइक ने भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया था और प्रयोग करके इन नियमों का भी सत्यापन किया था। थर्नाइक के सीखने के कुल 8 नियम दिए गए थे। आइए उस नियमों को देखते हैं। 3 मुख्य नियम दिए, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव संतोष असंतोष का नियम। दूसरी तरफ गौण सहायक नियम में ये मुख्य नियम था और गौण में 5 दिया था। बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, संबंधित परिवर्तन का नियम। तत्परता का नियम, कार्य को करने के लिए तत्पर हो, जल्दी कर पाओगे। कार्य करने के लिए तत्पर हो तो जल्दी कर पाओगे। तत्परता का नियम का तात्पर्य यही होता है। अभ्यास का नियम, उपयोग का नियम जिसे कहते हैं और अनुपयोग का नियम कहते हैं। 2 भागों में बटा है अभ्यास का नियम। यदि कोई कार्य पहले किया है और जब उसे दोहराएं करें तो पुनः मस्तिष्क में आ जाता है। इस प्रक्रिया को उपयोग का नियम कहा गया। और अनुपयोग का नियम, यदि किसी किए हुए कार्य को पुनः नहीं करते हैं तो मस्तिष्क भुला देता है, जिसे अनुपयोग का नियम कहते हैं। संतोष का नियम, यदि किसी कार्य को करने पर हमें संतोष प्राप्त होता है तो हम उसे दोबारा करेंगे। यदि असंतोष होता है तो दोबारा नहीं करेंगे। यही प्रक्रिया संतोष के नियम का पालन करती है। शैक्षिक महत्व में बड़े व मंद बुद्धि के लिए उपयोगी है, शिक्षा के प्रति रुचि है, सफलता के प्रति आशा है। ये शैक्षणिक महत्व इनका है। इसी तरह यह नियमों में मनोवृत्ति का नियम, किसी कार्य को जिस मनोवृत्ति से करेंगे वैसा ही कल मिलेगा। आंशिक क्रिया का नियम, किसी कार्य को छोटे भागों में बांटकर किया जाता है तो जल्दी सफलता मिलती है। आत्मीकरण का नियम में नया कार्य करने पर पुराने किए गए कार्य के ज्ञान को नए ज्ञान में मिला देना। तो इस तरह से यह जो है नियम का सिद्धांत प्रतिपादित होता है। अब वंडूरा के नियम को हम देखते हैं। अल्बर्ट वंडूरा का सामाजिक अधिगम नियम। प्रतिपादक अल्बर्ट वंडूरा हैं, कनाडा के निवासी रहने वाले हैं। सिद्धांत 1977 में दिए थे। प्रयोग जो है बेडीवास जीवित जोकर फिल्म है। इस सिद्धांत में अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। सामाजिक अधिगम का अर्थ दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण वह दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने, समाज द्वारा स्वीकृति व्यवहारों को धारण करते तथा असामान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही सामाजिक अधिगम कहलाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत उस प्रयोगों में वंडूरा के बच्चों को 5 मिनट की फिल्म दिखाई। फिल्म में एक कमरे में बहुत से खिलौने रखे थे। उन खिलौनों में एक बीबी डॉल बड़ा गुड्डा रखा था। एक बालक कमरे में प्रवेश करता है और खिलौने के प्रति क्रोध प्रकट करता है और एक खिलौने के प्रति आक्रामक हो जाता है। यहाँ तक का भाग सभी बालकों को दिखाया गया। इसके बाद बालकों को 3 समूहों में बांट दिया गया। पहले समूह को उसके आगे की फिल्म दिखाई
गई, जिसमें उस बालक को क्रोध के लिए दंडित किया गया। दूसरे समूह को आगे दिखाया गया कि क्रोध के बदले बालक के पुरस्कार दिया गया। तीसरे समूह को दिखाया गया कि उस बालक को न दंड मिला न पुरस्कार मिला। फिल्म दिखाने के बाद सभी बच्चों को खिलौने के साथ एक कक्ष में बिठाया गया। उसका निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि जिन बच्चों ने खिलौने के प्रति आक्रामक व्यवहार के प्रति पुरस्कार वाली फिल्म देखी, उन बच्चों के खिलौने के प्रति आक्रामक दिखाई, और जिन्होंने दंडित करने वाले देखे उन्होंने कम आलंबन दिखाया। इसी तरह से बंडूरा के अनुकरण के 4 चरण बताए। पहला आराधना, धारणा, पूर्ण प्रस्तुतिकरण और पूर्ण बनल। ये 4 नियमों का बंडूरा ने स्थापना किया। बंडूरा द्वारा व्यक्ति स्वयं की क्रियाओं को 3 तरीकों से संकलित कर सकता है: स्वनियंत्रण, स्वनिर्देशन, स्वपुनर्बलन। ये 3 तरह से निर्देशन कर सकता है। शैक्षणिक मॉडल के आधार पर शैक्षिक महत्व में उन्होंने कहा, शिक्षक छात्रों के सामने आदर्श व्यवहार वाले मॉडल प्रस्तुत करे, बुरे व्यवहार उपस्थित न होने दें, साहित्य की विधि अपनाएं, शिक्षा विश्वास दूर करने वाले संदेश देकर वह अन्य व्यक्तियों को सफलता दिखाकर हालों में वह प्रभावशीलता का विकास कर सकते हैं। बुरहस, फेडरिक और स्किनर, इन्होंने सिद्धांत के प्रतिपादन प्रसूत अनुबंध सिद्धांत, उपनाम है सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, अनुक्रिय उद्दीपन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंध सिद्धांत, स्किनर बॉक्स प्रयोग, आर्यस थ्योरी। अमेरिका वैज्ञानिक बीएफ स्किनर ने इस नियम का प्रतिपादन दिया। प्रसूति अनुबंध क्रिया के अंतर्गत सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, अनुक्रिय सिद्धांत, कार्यात्मक, साधनात्मक, स्किनर बॉक्स और एसआर। क्रिया प्रसूत सक्रिय अनुबंध नियम के विषय में आइए देखते हैं। इसका प्रतिपादन 1930 में बीएफ स्किनर ने किया था। इन्होंने सफेद चूहा 1938 में और कबूतर 1943 पर प्रयोग किया। यह सिद्धांत थॉर्नडाइक के प्रवाह के नियम पर आधारित है। उन्होंने स्किनर बॉक्स में भूखे चूहे को बंद कर दिया। बॉक्स की दीवार पर एक लीवर लगा होता है जिसका संबंध बॉक्स पर लगे भोजन से होता है। उस बॉक्स में चूहे द्वारा कई बार अनुक्रिया की जाती है। संयोग से चूहे का पंजा उस लीवर पर पड़ जाता है और बॉक्स पर लगे भोजन पास से भोजन मिल जाता है। धीरे धीरे चूहे द्वारा लीवर दबाने में कम समय लगाने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि चूहा जब भी बॉक्स में डोड़ा जाता है वह बिना किसी गलती के लीवर को दबाता है और भोजन प्राप्त कर लेता है। इस तरह ने बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया को सीख लेता है। स्किनर ने 1943 में चूहे जैसा ही प्रयोग कबूतर पर किया। इस सिद्धांत के स्किनर ने एसआर थॉर्नडाइक को एसआर में बदल दिया। एसआर थॉर्नडाइक के नियम को एसआर में बदल दिया, जिससे पहले अनुक्रिया की जाती है फिर बाद में पूर्ण भोजन मिलता है। शैक्षणिक महत्व में इस सिद्धांत के द्वारा बालक में अपेक्षित व्यवहारगण परिवर्तन किया जाता है। वांछित अनुक्रियाओं के पूर्णबलन से बालकों को प्रोत्साहन मिलता है और वे उचित व्यवहार करने लगते हैं। क्रिया के अनुसार सकारात्मक और नकारात्मक पूर्णबलन तुरंत देना चाहिए, क्योंकि देर करने से इसका प्रभाव कम हो जाएगा। इंस्टाग्राम पर कैलाश राम 9 पर मिल सकते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानवादी सिद्धांत। आइए हम देखते हैं जीन पियाजे को।
जिन पियाजे ने मानव संतान विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा था। संवेदी पेशी अवस्था जो 0 से 2 वर्ष मानी गई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष मानी गई, मूर्त संक्रियता 7 से 12 वर्ष मानी गई, औपचारिक अमूर्त 12 से 15 तक मानी गई। स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक पियाजे ने संवेदी पेशी इंद्रजनित अवस्थाएं 10 से 2 वर्ष, शिशु अपनी संवेदनाओं और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से वह वस्तु को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैर चलाना व बोतल सीख जाता है। पूर्व संक्रियात्मक पूर्व वैचारिक अवस्था 2 से 7 वर्ष, शिशु दूसरों के संपर्क में खिलौना व अनुकरण के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करता है। शिशु अक्षर लिखना, गिनतारा, रंगों को पहचानना आदि सीख लेता है। पूर्व संक्रिया वैश्विक चिंतन की तैयारी का काल 7 से 12 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था में चिंतन की शुरुआत की जाती है, लेकिन उसका चिंतन मूर्त प्रयास वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। इस अवस्था में बालक 7 से 12 के बीच वही चिंतन करता है कि जिसे हासिल करने की चेष्टा होती है और वहां तक पहुंचता है। बालक अंतर करना, तुलना करना, दिन तारीख आदि बताने में योग्य हो जाता है। औपचारिक अमूर्त तार्किक अवस्था 12 से 15 के बीच मानी जाती है। इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है। इस अवस्था में चिंतन, कल्पना, निरीक्षण, समस्या समाधान करना आदि मानसिक योग्यताओं से हो जाता है। इनके बाद ट्विटर पर आप मिल सकते हैं @कैलाश 68525505 पर। इवान और पेंटिविच पावलोव निवासी रूस के रहने वाले हैं। मनोवैज्ञानिक पावलोव जी हैं। सिद्धांत के प्रतिपादक उपनाम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंध, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अस्वाभाविक अनुक्रिया का सिद्धांत। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत में देखें, आइए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1904 में आईपी पालवन ने किया था। इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया था। इन्होंने प्रयोग के आरंभ में कुत्ते को कई दिनों तक खाने के साथ घंटी बजाकर खाना दिया। यह प्रयोग कई दिनों तक दोहराने पर पाया गया कि खाना एवं घंटी में संबंध उत्पन्न हो जाता है। अस्वाभाविक क्रिया लार टपकना होती है। इसके बाद केवल घंटी बजाई परंतु भोजन नहीं दिया तो देखा गया कि कुत्ता स्वाभाविक क्रिया लार टपकाता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अनुकूलन से पूर्व, अनुकूलन के दौरान और अनुकूलन के बाद उनमें क्रियाओं में परिवर्तन देखा गया। स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था, स्वाभाविक अनुक्रिया लार थी। ये अनुकूलन से पूर्व था। अनुकूलन के दौरान में अत्यधिक उद्दीपक घंटी, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन था और उद्दीपक अनुक्रिया लार थी। अनुकूलन के बाद अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी, स्वाभाविक अनुलार, यह तीनों क्रियाएं जो है उसी वक्त जो है बचती है, जैसे आपको फिगर में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया जो है कुत्ते पर प्रयोग पालवन ने किया था और इसी का जो है दिया था सिद्धांत।
शैक्षणिक महत्व में भय निवारण में सहायक है, सामाजिकरण में सहायक है, अनुशासन विकसित करने में सहायक है, गणित शिक्षण में सहायक है, स्वभाव व आदत निर्माण में सहायक है। इनके बाद आता है बुद्धि के सिद्धांत। एक तत्व एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बिने ने दिया था। द्वि कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। त्रियामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया था और त्रि सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया था। बहुआमी का सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। बहुतत्व बहुकारक सिद्धांत थर्नाइक ने दिया था। क्रीम महत्व का सिद्धांत बर्ट और बर्नो ने दिया था। बुद्धि का सबसे प्राचीन सिद्धांत इसे निरपेक्षता का भी सिद्धांत कहा जाता है एक तत्व को, और रेत की सिद्धांत भी कहा जाता है बहुतत्व बहुकारकी सिद्धांत थर्नाइक के सिद्धांत को भी। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमस ने दिया था। तरल ठोस सिद्धांत कैटल ने दिया था। आश्चर्यजनक सिद्धांत बीएस ब्लूम ने दिया था। समूह तत्व का सिद्धांत थर्स्टन ने दिया था। क व ख का सिद्धांत हाइव ने दिया था और संज्ञानात्मक का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। आइए हम जीन पियाजे के सिद्धांतों को विस्तार से देखते हैं कि जीन पियाजे ने किन सिद्धांतों का प्रस्तुतिकरण किया। जीन पियाजे ने बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं मानी थी, 1, 2, 3 और 4 यहाँ है नीचे। तो पहला जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था अर्थात संवेगी या संवेदी पेशी अवस्था जिसे कहा जाता है। संवेगी संवेदी पेशी अवस्था अर्थात इंद्रिय जनित गामक अवस्था। इस अवस्था में जन्म से 2 वर्ष तक इस अवस्था में बालक इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्त करने का सहायक तत्व अनुकरण को माना जाता है। इस अवस्था में मूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों का विकास हो जाता है। संवेगी में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था अर्थात प्राक सक्रिय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक सक्रिय अवस्था। इस अवस्था का कार्यक्रम 2 से 7 वर्ष तक माना जाता है। इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया। पूर्व प्रत्याकाल 2 से 4 वर्ष तक, इसे परिवर्तन काल या खोज की अवस्था भी कहा जाता है। इसी काल में बच्चा क्या, क्यों आदि प्रश्न पूछता और शुरू कर देता है। ये 2 से 4 तक के बीच होती है। और अंत प्रज्ञाकाल 4 से 7 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में बग्गा बिना तर्क चिंतन किए किसी भी बात को स्वीकार कर लेता है। तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, पियाजे का ही है, वैचारिक या स्थूल सक्रियता अवस्था जिसे कहा जाता है। इन दोनों नामों से जाना जाता है। इस अवस्था में 7 से 11 वर्ष तक माना गया है। इस अवस्था में चिंतन प्रक्रिया असम हो जाती है। बालक प्रत्यक्षीकरण के आधार पर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक क्रियावस्था चौथी अवस्था जिन पियाजे की है, जिसमें यह अवस्था 11 वर्ष के बाद ही इस अवस्था में बालक में अमूर्त सूक्ष्म चिंतन प्रारंभ हो जाती है। बालक शब्द भाषा संकेतों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता है। बालक इन अवस्थाओं में निष्कर्ष निकालना व निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित हो जाती है। फेसबुक पर लाइव मिलने के लिए आप यह लिंक पर मिल सकते हैं रात 9 बजे से 11 बजे तक। बुद्धि तीसरा चैप्टर है। बुद्धि के सिद्धांत एक कारक सिद्धांत बिनेट टर्मन स्टार्टर ने दिया था। द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। बहुकारक सिद्धांत थर्नाइक ने दिया। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन ने दिया। पदानुक्रम सिद्धांत फीलिंग बर्नर ने दिया था। त्रियामी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। तरल स्रोत बहु का सिद्धांत आरपी कैटल ने दिया था। बहुब्रीहि सिद्धांत हेबर गार्डनर ने दिया था।
संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। मित्रम सिद्धांत रॉबर्ट स्पाइगर ने दिया था। आइए हम बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम टर्मन से बात करते हैं। बुद्धिवृद्धि का सूत्र स्टर्न ने दिया था। आयु बराबर होता है मानसिक आयु गुणे 100 बटा वास्तविक आयु। मानसिक आयु के विचार का प्रतिपादन अल्फ्रेड बीने ने दिया था। एक बालक को वास्तविक आयु 10 वर्ष है, मानसिक आयु 14 वर्ष है, तो बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी? ISO बराबर 14 × 100 अपान 10 बराबर 140 उसकी होगी। टर्मन की बुद्धि लब्धि सारणियां, जिन बच्चों का आयुष इतना होता है वह कैसे होते हैं? ये अक्सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में पूछे जाते हैं यूपी सीटेट में। 140 से 140 प्लस रहेगा तो प्रतिभाशाली रहेगा बालक। 120 से 139 रहेगा अति श्रेष्ठ प्रखर बुद्धि वाला होगा। 110 से 119 होगा श्रेष्ठ तीव्र बुद्धि वाला होगा। 90 से 109 होगा सामान्य बुद्धि वाला होगा। 80 से 89 होगा मंद बुद्धि वाला होगा। 70 से 79 होगा निर्बल क्षीण बुद्धि वाला। 50 से 59 होगा मूर्ख होगा। 25 से 49 होगा मूढ़ होगा और 0 से 25 होगा महामूर्ख जड़हीन जिसे कहते हैं। सामान्य प्रतिभाशाली बालक ISO 120 से होता हुआ मंद बुद्धि तक 70 से कम होता है और जड़ 0 से 19 माना जाता है। बुद्धि परीक्षण में जनक अल्फ्रेड बीने बुद्धि परीक्षणों का जनक फ्रांस देश के वैज्ञानिक को माना गया। बुद्धि परीक्षण में 2 भाग बांटे गए, व्यक्तिगत और सामूहिक। व्यक्तिगत शाब्दिक में बीने साइमन परीक्षण चित्र पर किया गया था। अब व्यक्तिगत अशाब्दिक में स्टोन कोर्स बीने परीक्षण पर किया गया जो चित्त पूर्ति और भूल भुलैया के सिद्धांत पर आधारित है, बर्नर बैलूम के आधारित है। सामूहिक में शाब्दिक और अशाब्दिक आर्मी सेरा सामान्य, आर्मी बीटा शिकागो होता है। बुद्धि चेतना तीसरा चैप्टर। बुद्धि वह मानसिक तत्व है जिसके आधार पर बालक की स्मृति शक्ति व अधिगम क्षमता में अंतर किया जाता है। बुद्धि एक जनजात एवं प्रेरक तत्व है। बुद्धि का विकास 16 वर्ष की आयु तक होती है। निम्न वैज्ञानिकों ने बुद्धि को माना निम्न तथ्यों से, जिसमें नंबर 1 अधिगम की योग्यता। अधिगम की योग्यता थॉर्नडाइक, बलिधर्म, काल्विने ने माना। इसी तरह समायोजन का सिद्धांत स्टर्न, अल्फ्रेड बीने, सीरियल वर्ड, GS रास ने कहा। समस्या समाचार की योग्यता बेलवेर, रेक्स और गेरेट ने दिया। अमूर्त चिंतन की योग्यता को स्पीयरमैन, ओवरमैन, फ्रीमैन ने दिया। और निम्न वैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि, बंकिम अनुसार बुद्धि सीखने की योग्यता है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि मस्तिष्क की विश्लेषण और संश्लेषण करने की क्षमता है। मैकडूलर के अनुसार बुद्धि जन्मजात व्यक्ति को अतीत के अनुभवों के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। वुडवर्ड के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। वुडवर्ड के अनुसार बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने और तर्क करने की योग्यता है। आइए हम देखते हैं बुद्धि के प्रकार। प्रतिपादन थॉर्नडाइक और समर्थक गैरेटेट ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है, जिसको देख लीजिए फिगर से भी। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये 3 चरणों में बांटा है, जिसमें थॉर्नडाइक ने मूर्त बुद्धि के विवरण में दिया कि मूर्त बुद्धि को गामक
यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। ये बालक यंत्र और मशीनों से जुड़े कार्यों में अधिक रुचि लेता है और इस बुद्धि के बालक इंजीनियर या कारीगर आदि बनते भी हैं। ये मूर्त बुद्धि वाले होते हैं। अमूर्त बुद्धि वाला, इसका संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। ये बालक पढ़ने में अधिक रुचि लेते हैं। इस बुद्धि के बालक वैज्ञानिक, डॉक्टर, लेखन आदि बनते हैं। इन लोगों का व्यक्तित्व अंतर्मुखी भी होता है, तो अमूर्त बुद्धि के लोग इसमें आते हैं। तीसरा, सामाजिक बुद्धि, इसका संबंध सामाजिक व्यवहार से होता है। ये बालक अपना सामाजिक जीवन सही ढंग से व्यतीत करने में, ये बालक जीवन में नेता, कूटनीति आदि बनाते हैं। इन लोगों का व्यक्तित्व बहुमुखी होता है। हमारे YouTube चैनल इस पर आइए और Facebook पर ये आइए, ट्विटर पर इस आइए, इंस्टाग्राम पर ये मिलिए, व्हाट्सएप पर ये और टेलीग्राम पर इतने पर कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी समस्या का समाधान। तीसरा है बुद्धि के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। बालक में स्थित बुद्धि की मात्रा मापन बुद्धि लब्धि है। टर्मन में मानसिक आयु के बदले बुद्धि लब्धि की विधि खोजी और सूत्र निकाला जाता है। बुद्धि मापने के लिए 1911 में बीने और साइमन ने मिलकर एक परीक्षण भी किया था। टर्मन ने बुद्धि का मान निकाला था, बीने ने बुद्धिमान का मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत किया था। व्यक्तिगत बुद्धि का परीक्षण 1.5 वर्ष से 5.5 वर्ष के बीच ली जाती है। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में गूंगे, बहरे, अंधों का परीक्षण किया जाता है और सामूहिक बुद्धि में 12 से 18 वर्ष के बालकों के साथ होती है। बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण 2 चरणों में होता है। पहला चरण में देखते हैं व्यक्तिगत, शाब्दिक, अशाब्दिक, बीने साइमन परीक्षण, स्कोन बीने परीक्षण, चित्र भूल-भुलैया, ये सारी चीज ये तो हम अगले चैप्टर में देख चुके हैं। बाल विकास चैप्टर 2, चैप्टर ऊपर नीचे हो गया है। बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। बाल विकास की अवधारणा, बाल विकास की प्रक्रिया एक क्रमिक और सतत प्रक्रिया होती है। विकास की प्रक्रिया में बालक शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत, संवेदनात्मक, सामाजिक विकास होता है। बाल विकास का तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया। बालक के विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु के उपरांत चलती रहती है। वृद्धि और विकास में अंतर। वृद्धि जल्दी का प्रयोग परिणामात्मक परिवर्तन जैसे बच्चों के आकार, लंबाई, ऊंचाई इत्यादि के लिए होता है। वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है। वृद्धि की क्रिया आजीवन नहीं चलती है, जबकि विकास शब्द का प्रयोग परिणामात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए भी होता है, जैसे कार्य कुशलता, कार्य क्षमता इत्यादि। विकास अपने आप में विस्तृत अर्थ रखता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो आजीवन चलता रहता है। मानव विकास की अवस्थाएं। गर्भावस्था से जन्म तक, शस्यावस्था जन्म से 2 वर्ष तक, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, युवावस्था 18 से 25 वर्ष और प्रौढ़ अवस्था 25 से 55 तक और वृद्धावस्था 55 से मृत्यु तक। तो देखें 2 अवस्थाएं क्रॉस है, प्रौढ़ अवस्था है। मानव विकास की अवस्थाएं। मानव विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। आइए तीनों के विषय में जानें। शस्यावस्था जन्म से 6 वर्ष तक। शस्यावस्था में 3 वर्ष तक बच्चे में शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है।
इस अवस्था में दोहराने अनुकरण करने की तीव्रता अधिक पाई जाती है। यह काल भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था है, जबकि किशोरावस्था अर्थात बाल अवस्था को कहा जाता है, जो 6 से 12 वर्ष तक गिनी जाती है। बाल अवस्था है, किशोरा नहीं है, बाल अवस्था है, जो 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। इस अवस्था का प्रथम चरण 6 से 9 तक माना जाता है। इसमें बालकों के लंबाई व भार दोनों बढ़ते हैं। चिंतन व तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, प्रश्नकर्ता का विकास हो जाता है। इस काल में सीखने की गति मंद होती है। लास्ट है 12 से 18 वर्ष। इस काल में किशोरों की लंबाई व भार में वृद्धि के साथ साथ मांसपेशियों में वृद्धि होने लगती है। 12 से 15 वर्ष की आयु में बीच लड़कों की अपेक्षित लड़कियां की लंबाई में तीव्र गति से वृद्धि होती है, जबकि 14 से 18 साल की आयु के बीच लड़की की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है। वृद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्तियां तेज होती है। इस अवस्था को जीवन का तूफान काल भी कहा जाता है। बुद्धि अधिगम। अधिगम की विधियां 3 विधियां हैं। करके सीखना, प्रयास या त्रुटि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि से कहते हैं, वाचन विधि या अनुकरण विधि। अधिगम की ये जो 3 विधियां हैं, करके सीखना, प्रयास या त्रुटि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, वाचन विधि, अनुकरण विधि। शिक्षक के 3 चर हैं, आवृत्ति चर, छात्र और मध्यस्थ चर, पाठक, स्वतंत्र चर, शिक्षक। ये 3 चरण शिक्षक में पाए जाते हैं। थानायक ने अधिगम के मुख्य 3 नियम दिया। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थानायक के सीखने में 5 गौड़ नियम भी दिया, जिसमें बहु अनुक्रिया नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सदस्यता का नियम, साहचर्य पालव रूपांतरण का नियम। अधिगम सिद्धांत शिक्षा शास्त्री कौन कौन से हैं, इनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आइए हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें विशेष रूप से देखिए। थानाई के सीखने में 5 गौड़ नियम थे। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य पालक रूपांतरण नियम। अधिगम सिद्धांत शिक्षा शास्त्री कौन कौन से रहे? संबंधवाद थानाइक, क्लासिकल अनुबंध पावलव, क्रिया प्रसूत अनुबंध का नियम स्किनर, प्रबल का सिद्धांत हल ने दिया, समीपता का सिद्धांत गुथरी ने दिया, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया, अधिगम सोनालिक गैर ने दिया, सामाजिक का नियम बंडूरा ने दिया। इसी में मौखिक रूप से सीखने की अफेजा डिस्पेजा, पढ़ने की असमता एलेक्सिया डिसलेक्सिया, लिखने की असमता पर डिस्ग्राफिया अग्रेकिया
असोसलोबिया तथा गणित संबंधी समस्या में डिस्कैलकुलिया। ये 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से एक प्रत्येक परीक्षा में अनिवार्य आते हैं, इसलिए ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षाएं में ये अवश्य आते हैं और उसी तरह से ये नियम भी है इम्पॉर्टेंट। प्रमुख इम्पॉर्टेंट है, प्रमुख शिक्षण विधियां हैं, देख लीजिए। आगमन विधि पहले उदाहरण फिर नियम होता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण होता है फिर नियम होता है। यह किया जाता है प्रयास से प्रमाण की ओर होता है, प्रयास से प्रमाण की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है, विशिष्ट से समस्या की ओर होता है। इसकी पहल है। आगमन विधि का यही उदाहरण है। उदाहरण, पहले उदाहरण फिर नियम, और इस नियम में ये 3 जो है नियम जुड़े होते हैं। निगमन विधि पहले नियम फिर उदाहरण, जिसका जो है टेबल होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका अर्थ होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। प्रोजेक्ट विधि जनक जो पर प्रचलित किलफोर्टिक ने किया, उन्हें को जनक माना जाता है प्रोजेक्ट विधि को। डाल्टन विधि जनरल कुमारी हेलेन पार्क हर्स्ट ने दिया था। किंडरगार्टन जनरल फोरवेल रखने सोमान खेल, गीत, उपहार आदि पर टिप्पणी दिया था। मॉन्टेसरी पद्धति जनक भाटिया मॉन्टेसरी इटली के रहने वाले हैं। आगमन और निगमन के जनक अरस्तु थे। संप्रदाय इंपॉर्टेंट है, प्रमुख प्रवर्तक है। व्यवहारवाद पालवल वाटसन थे। समग्रवाद बर्दियर, कोहलर, कोपका, लेविन। तो इस तरह से जुंग आदि ये नियम डीवीडी रहे हैं। इसके बाद आता है अगला चैप्टर 9 अभिप्रेरणा। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से मोटेम से हुई, जिसका अर्थ पी टू मूव। ये सभी कार्य जो व्यक्ति के व्यवहार को गति प्रदान करते हैं अभिप्रेरणा कहलाते हैं। स्किनर ने अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राष्ट्रमार्ग माना है। अभिप्रेरणा के सोपान: आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक। आवश्यकता में देखा गया आवश्यकताओं से ही अभिप्रेरणा का आरंभ होता है। उदाहरण में आवश्यकता शरीर में ऊर्जा की कमी, तरल पदार्थ की कमी, इनकी चालक भूख और प्यास 2 लगती है, दोनों ऑप्शन होंगे। उद्दीपक और मूल प्रवृत्ति क्या होनी चाहिए? भूख लगी, भोजन चाहिए, प्यास लगी, पानी चाहिए। तो ये तीनों चरण जो है अभिप्रेरणा के सोपान माने गए हैं, जिसमें आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन उद्दीपक कह दिया है। इसकी उत्पत्ति आवश्यकता से होती है, चालक की। प्रोत्साहन उद्दीपक में आवश्यकता चालक को संतुष्ट देना, अर्थात भोजन। ये भोजन मिल गया तो आवश्यकता पूरी हो गई। तो उद्दीपन के सोपान जो है इतने वेरी मोस्ट हैं, जिनका वर्णन जो है इतने सरल भावों से कोई बता नहीं सकता है, न दे सकता है। उत्प्रेरण के प्रकार, अभिप्रेरण के प्रकार, यह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं।
सकारात्मक, जिसमें व्यक्ति के 14 संवेग तथा 14 मूल प्रवृत्तियां शामिल की जाती हैं। सकारात्मक में 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां शामिल हैं। नकारात्मक में इसमें पुरस्कार, दंड, प्रतिष्ठा, आकांक्षा को शामिल किया जाता है, जिनके प्रमुख सिद्धांत हैं आवश्यकता का सिद्धांत, प्रतिपादक मैस्लो ने किया था। इनके अनुसार अगले हम क्वेश्चन पर चलेंगे। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत प्रतिपादक मैकडूगल ने किया था। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्रॉयड ने किया था और प्रोत्साहन का सिद्धांत फैकमैन ने किया था। तो इसलिए हम यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग अगले चैप्टर में हम देंगे। अगली वीडियो हमारा भाग 2 देखिए। ये भाग 1 यहीं समाप्त होता है। भाग 2 में हम विवरण देंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम लेटेस्ट वीडियो डालते हैं तो आप तक पहुंचती रहे। कोई सूचनार्थ हो, कोई त्रुटियां हो तो हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ किसी प्रकार का खेद हो उसे भी प्रकट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच।